अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एट ईज़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो बेसिकली आज हम माइक्रोबायोलॉजी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोप और उसकी डिस्कवरीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का क्या रोल है और हम माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी क्यों करते हैं और आखिर ये एक अलग सब्जेक्ट और फील्ड के तौर पर कैसे इवॉल्व हुई, इन सब चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारे पास है व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज़। माइक्रोस्कोपिक साइज़ के ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका साइज़ इतना स्मॉल होता है कि हम नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते। इसमें एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। वायरसेस हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं और ये ए सेलुलर होते हैं, मतलब ये इतने स्मॉल होते हैं कि इनकी बॉडी या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक सेल पर भी मुश्तमिल नहीं होते, ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं और उनकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर करते हैं और उनके अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं। अकेले ये खुद रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म को, इनका स्ट्रक्चर क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इनकी फिजियोलॉजी क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है और क्लासिफिकेशन किस बेस पर की जाती है। इसके अलावा हम स्टडी करते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है नेचर में, इनका रिलेशनशिप आपस में, इन ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन क्या है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, इनका क्या रिलेशन है, इफ़ेक्ट्स इनके स्टडी करते हैं, ह्यूमन बींग्स पर इनके क्या इफ़ेक्ट हैं, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर इनका क्या इफ़ेक्ट होता है और हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो इन्वायरमेंट में आ रही हैं ये किस वजह से आ रही हैं और ये ऑर्गेनिज्म इन चेंजेस के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अरिस्टोटल के बाद से जितने भी साइंटिस्ट आए, हर साइंटिस्ट ने कोई ना कोई स्टेटमेंट हमें पेश की, किसी ना किसी चीज़ का क्लेम किया, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट इस काबिल नहीं था कि वो अपनी स्टेटमेंट को और अपने क्लेम को प्रूव कर सकता है, क्योंकि उस वक्त ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस ही नहीं थे जिसकी मदद से वो अपनी क्लेम को जो है वो प्रूव कर सकते। और ये तब तक पॉसिबल नहीं हो सका जब तक हमारे पास माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब हमारे पास माइक्रोस्कोप क्या है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक से ज़्यादा लेंसेज होते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये मेकिंग इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे पास टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये उनको इनलार्ज करके मैग्नीफाई करके दिखाता है। और 1595 में हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई थी हॉलैंड के अंदर। ज़कैरियस जॉनसन एक साइंटिस्ट है, इसने फर्स्ट माइक्रोस्कोप डिस्कवर की थी जिसकी मैग्नीफिकेशन 3x से 9x तक थी। ज़कैरियस के बाद हमारे पास और भी बहुत से साइंटिस्ट आए, लेकिन इनके बाद जिस साइंसदान के काम को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली उसे हम रॉबर्ट हुक के नाम से जानते हैं, जिसने 1665 में अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप को यूज़ किया और उसके अंडर उसने एग्ज़ामिन किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को। कॉर्क हमारे पास जो ट्रीज़ उनकी आउटर प्रोटेक्टिव कोट होता है ना, जिसे बार्क या छाल बोलते हैं, उसके अंदर कॉर्क पाया जाता है और कॉर्क के अंदर वाटर रेजिस्टेंट टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, उसने उस कॉर्क को स्टडी किया और उसने ऑब्जर्व किया हनी कॉम्ब ऑफ टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। उसने थिन वॉल्ड होलो एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को देखा और उन कंपार्टमेंट्स को उसने सेल का नाम दिया। और जो वर्ड सेल है ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर इस्तेमाल किया था। इससे पहले कभी किसी ने सेल का वर्ड नहीं यूज़ किया अपनी ऑब्जर्वेशन में। अब इस फिगर के अंदर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास ये जो टाइनी कंपार्टमेंट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये हेक्सागोन शेप के। ठीक है, इन कंपार्टमेंट्स को उसने सेल का नाम दिया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट हमारे पास एंटनी वॉन लीवनहुक हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बाद जिस साइंटिस्ट ने ज़्यादा शोहरत हासिल की, जिसने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में काम किया, उसे हम एंटनी वॉन लीवनहुक के नाम से जानते हैं। एंटनी वॉन लीवनहुक जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया और बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप्स इन्होंने खुद बनाई। इन्होंने सबसे पहले पॉन्ड वाटर जो है उसको ऑब्जर्व किया था अपनी माइक्रोस्कोप में और जिन जानदारों को इन्होंने देखा उसे एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था।
ठीक है। एनिमल क्यूज हम छोटे छोटे जानदारों को बोलते हैं। एंटनी वॉन लीवन पहला था जिसने अपनी ऑब्जर्वेशंस को 1674 में एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन और ड्राइंग्स के साथ रिपोर्ट किया। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं हमारे पास एक ये है हमारे पास ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये तमाम जितने भी एनिमल क्यूल्स उसने देखे थे ये बेसिकली जो बैक्टीरिया हैं, रोड शेप्ड, स्फीरिकल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, इन सब को उसने एक्यूरेट फिगर इनकी एक्यूरेट ड्राइंग के साथ हमारे सामने पेश किया था। इसी वजह से उनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले साइंसदान थे जिन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को बेहतर तरीके से एक्यूरेट ड्राइंग के साथ हमारे सामने पेश किया। ही मेड मोर देन 250 माइक्रोस्कोप इन हीज़ लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ में 250 से ज़्यादा माइक्रोस्कोप बनाई थी, कंसिस्टिंग ऑफ होम ग्राउंड लेंसेज माउंटेड इन ब्रास एंड सिल्वर, द मोस्ट पावरफुल ऑफ विच वुड मैग्नीफाई अबाउट 200 to 300x। अब जितनी भी इन्होंने माइक्रोस्कोप्स बनाई थी उनकी मैग्नीफिकेशन 200 से 300x तक थी, और ये वाकई एक बहुत बड़ी इजाद थी उस ज़माने में। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है सेल थ्योरी। अब जैसे जैसे हमारे पास वक्त के साथ साथ माइक्रोस्कोप उसकी मैग्नीफिकेशन में इम्प्रूवमेंट आती जा रही थी, वैसे वैसे नई नई डिस्कवरीज ज़्यादा आसान होती जा रही थी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट है, इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। 1838 में जर्मन बोटनिस्ट मैथियस शेलिडन है, इन्होंने प्लांट टिश्यूज़ को ऑब्जर्व किया और बताया कि जितने भी प्लांट टिश्यूज़ हैं ये एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स की एग्रीगेशन से बनते हैं, और ये तमाम सेल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। 1839 में जर्मन जोलॉजिस्ट हैं थेडर शवान, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जितने भी एनिमल टिश्यूज़ हैं ये भी इंडिविजुअल सेल्स की कंपोजिशन से बनते हैं। तो इस तरह 1838 से 1839 में इन दोनों साइंटिस्ट्स की ऑब्जर्वेशन हमारे पास सेल थ्योरी की शक्ल में पेश हुई, जिसके मुताबिक सेल हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। जो बेसिक यूनिट है जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सेल है। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी। 1855 में एक जर्मन फिजिशियन रोडोल्फ विर्चो इन्होंने प्रपोज किया कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं ये पहले से मौजूद सेल्स से ही अराइज होते हैं। 1862 में लुइस पास्चर आए और उन्होंने इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। और जो मॉडर्न सेल थ्योरी है हमारे पास उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है, मतलब वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो सेल है। सेल्स आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स। जो सबसे छोटी चीज़ है जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है वो सेल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बेसिक यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन का वो सेल है। सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। और जो नए सेल्स जितने भी बनते हैं वो सिर्फ पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने डिवीजन पढ़ी हुई है, माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, इन सब की डिवीजन से हमारे पास सेल्स आगे बनते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, मतलब वो करेक्टरिस्टिक्स जो ऑल बायोलॉजिकल सिस्टम्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर वो करेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, हायर प्लांट है, हायर एनिमल है या कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म, उन सब के अंदर ये कॉमन है। और ये हमारे सामने करेक्टरिस्टिक्स तब आए थे जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स के अंदर डेवलपमेंट आती गई, तो इट मेड पॉसिबल टू रिवील द कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेसीज ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो हम पर रिवील हुई। तो सबसे पहले हमारे पास है कि एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उन सब के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सेप्ट वायरसेस, क्योंकि वायरसेस हमारे पास ए सेलुलर एजेंट्स हैं और वो तब तक रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक वो किसी होस्ट सेल के अंदर नहीं चले जाते, वहाँ पर उनकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर नहीं कर लेते, तब तक उनकी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। एबिलिटी टू इंजेस्ट और एसिमिलेट फूड सब्सटेंसेस, और उनकी एबिलिटी होती है कि वो इंजेस्ट और एसिमिलेट कर सकते हैं फूड सब्सटेंसेस को अपने सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से। एबिलिटी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो फूड सब्सटेंसेस वो लेते हैं उसको उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको एक्सक्रीट कर देते हैं। एबिलिटी टू रिएक्ट चेंजेस इन इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन शो करते हैं। ससेप्टिबिलिटी टू म्यूटेशन, दूसरा ये कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आएगी तो वो उनके ऊपर असरअंदाज हो सकती है।
तो ये तमाम वो करैक्टर्स हैं जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तमाम बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर कॉमन होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जी हमारे पास क्या, वाई वी स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोबायोलॉजी, कि हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको स्टडी करने की वजह क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक्सेप्शनली अट्रैक्टिव मॉडल्स हैं फॉर स्टडिंग फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि हमने पहले बात की कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास सेल है, ठीक है। तो चाहे वो कोई हायर प्लांट है, हायर एनिमल है या फिर कोई स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सब में लाइफ किस वजह से है, एक सेल की वजह से। तो अगर हम हायर प्लांट्स या फिर एनिमल्स के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको स्टडी करना चाहते हैं, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर उन चीज़ों को स्टडी करके वहाँ से नॉलेज जो हमें मिलता है उसको हम हायर प्लांट्स पर, एनिमल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको हैंडल करना आसान है, ठीक है। हायर प्लांट्स के अंदर मज़ीद इंट्रिकेसीज आ जाती हैं, इस वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं और वहाँ से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम देखना चाहते हैं कि एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज की जो है ब्रेकडाउन कैसे हो रही है, वहाँ से एनर्जी कैसे एक्सट्रैक्ट हो रही है और कैसे हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो उस एनर्जी को अपने बाकी जो काम है उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यीस्ट के अंदर जैसे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है वो स्टडी कर सकते हैं। यीस्ट के अंदर ग्लूकोज कैसे ब्रेकडाउन हो रही है, उसे एनर्जी कैसे मिल रही है और सेल कैसे उस एनर्जी को यूज़ कर रहा है अपने बाकी काम करने के लिए। तो हम उसको स्टडी करके वही नॉलेज जो है वो हायर प्लांट्स और एनिमल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कन्वेंशनली इनकी रिप्रोडक्शन करवाई जा सकती है टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, फ्लास्क्स के अंदर, और ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, लेस टाइम भी इनका टाइम जो है वो भी कम होगा रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और मेंटेनेंस जो है वो भी इनकी आसान है देन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट, ग्रो रैपिडली एंड रिप्रोड्यूस एट अनयूजुअली हाई रेट। इनका जो रिप्रोडक्शन का रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम सम स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया हैं, इशरकिया कोली है हमारे पास, वो 24 आवर्स के अंदर 100 से ज़्यादा जनरेशन उसकी प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी रिप्रोडक्शन कितनी ज़्यादा होती है। और वी कैन स्टडी ऑर्गेनिजम्स इन ग्रेट डिटेल एंड ऑब्जर्व देयर लाइफ प्रोसेसेस। हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रेट डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, उनके लाइफ प्रोसेसेस को, जब वो मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, एजिंग या फिर डाइंग, इन तमाम स्टेजेस के अंदर हम उनके लाइफ प्रोसेसेस को इजीली स्टडी कर सकते हैं। हम उनके इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस करके जो उनकी बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस से उनकी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। ओके जी, तो लास्ट हेडिंग हमारे पास है आज का, रोल ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या किरदार अदा कर रहे हैं, आया कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म कौन सा है, इसकी कौन सी स्पीशीज़ हैं और इसका इफ़ेक्ट हम प्लांट्स पर पड़ रहे हैं, एनिमल्स पर या फिर किसी दूसरे जानदार पर। तो जो इनका बेनिफिशियल रोल है, इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ योगर्ट, चीज़ और वाइन, ठीक है, इनकी तैयारी में इस्तेमाल होता है। इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन, पेनिसिलिन एंड अल्कोहल। ये इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है कि ये बहुत सी एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्व्ड इन दी प्रोसेसिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। जितना भी हमारे पास घरेलू या फिर सनती लेवल पर जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका डिके जो है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डेट्रीमेंटल रोल की बात करें तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ स्प्रेड कर रहा है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। फूड की स्पॉइलेज अगर हो रही है और डेट्रियोरेट मटीरियल्स जो आजकल ख़राब हो जाते हैं, लाइक आयरन है, पाइप्स हैं, ग्लास लेंसेज हैं, वुड पाइलिंग्स हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल रोल रखते हैं और कुछ डेट्रीमेंटल रोल रखते हैं। तो आज हमने माइक्रोबायोलॉजी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है। इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद लेक्चर्स भी बनाएंगे और एक फुल प्लेलिस्ट बनाएंगे। हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।